हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम मैथ्स पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आप जानते ही हैं, पर डे हम एक एक प्रीवियस ईयर का सेट लगाते हैं हर सब्जेक्ट का। कल हमने हिंदी पेडागोजी का लगाया था, उससे पहले हमने ईवीएस का एक प्रीवियस ईयर सॉल्व किया था, उससे पहले सीडीपी का किया था। तो सारे ही सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर करवाए जा रहे हैं और हर क्वेश्चन का आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है फ्रेंड्स, ताकि आपको समझ में आए कि किसी क्वेश्चन का जो आंसर है, कोई ऑप्शन है तो वो क्यों है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक बुक खरीद लेते हैं और उसमें बस वो लगाते रहते हैं। वो देख लेते हैं लास्ट में कि हमने कितने सही किए और जितने गलत किए उनको फिर वो जो है सही कर लेते हैं। वो ये नहीं समझते कि इसका ऑप्शन ये वाला राइट है तो क्यों है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, डिटेल में चीज़ों को समझना, जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। सारे सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है फ्रेंड्स। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं और सारी क्लासेस को एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हाँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप सीटेट का पेड नोट्स परचेज करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप पेड नोट्स को ले सकते हैं। और बिलीव मी फ्रेंड्स, ये जो नोट्स है मैंने खुद से प्रिपेयर किया है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो बाय कर चुके हैं और उनके जो रिव्यूज़ थे मैंने आपको दिखाए भी थे। काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हुए हैं क्लासेस के लिए भी और नोट्स के लिए भी। तो अगर आप लोग चाहें तो नोट्स को ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। वैसे भी ज़्यादा टाइम ले लिया, बट इंपॉर्टेंट चीज़ थी फ्रेंड्स, इसलिए आपको बताना ज़रूरी था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, मैथ्स पेडागोजी में गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। वांछनीय मतलब होती है फ्रेंड्स डिजायरेबल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स। सबसे पहला है, भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। देखिए, बचना नहीं है, बल्कि मुक्त उत्तर वाले जो प्रश्न होते हैं उनको करवाना चाहिए बच्चों को। अब ये मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होते क्या हैं, इनको इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स ओपन एंडेड क्वेश्चंस। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे किसी क्वेश्चन के जब बहुत सारे आंसर होते हैं, मल्टीपल आंसर्स होते हैं, तो हम कहते हैं वो क्वेश्चन हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है। और जस्ट इसका एक अपोजिट आता है जिसे हम कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे कोई एक क्वेश्चन है तो उसका सिर्फ एक ही आंसर होगा, वो होता है आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस भी याद रखिएगा। देखिए, तो ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया, क्योंकि कह रहा है ऐसे प्रश्नों से बचना चाहिए। बचना नहीं है, बल्कि ओपन एंडेड क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन से, ठीक है। पहला एलिमिनेट हो गया। दूसरा है, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये तो ठीक है। इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स शुड बी एनकरेज्ड, ये तो अच्छा है। नेक्स्ट है, खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, यानी कि ओपन बुक टेस्ट से क्या होना है, बचना है, उनको अवॉइड करना है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये तो अच्छी मानी जाती हैं। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। अब देखिए, ये भी यहाँ पर सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और पॉजिटिव आपको कौन सा लग रहा है, वो हमको लग रहा है ये वाला, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। कहने का मतलब है, जो भी कॉन्सेप्ट यानी कि जो भी संकल्पना आप बच्चों को बता रहे हैं, आपको ये मेक श्योर करना है कि बच्चे को वो कॉन्सेप्ट समझ में आए। ऐसा ना हो कि आपने तो पढ़ा दिया और बच्चे फिर उसको रट रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आया। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो जो भी कॉन्सेप्ट आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो चीज़ें बच्चों को समझ में आनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे हुए आप देख सकते हैं गणित के कक्ष में। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मैथ्स पेडागोजी में ना वैन हीले की थ्योरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। और अभी ये जो हम सेट कर रहे हैं, इसमें आप देखेंगे एक क्वेश्चन आपका वैन हीले से भी पूछा हुआ है। जब वो क्वेश्चन मैं अभी आपको करवाऊंगी ना, तो डिटेल में आपको दिखा भी दूंगी, जो नोट्स में मैंने वैन हीले की थ्योरी आपको करवाई है, किस तरीके से कौन सी स्टेज में क्या चीज़ें बच्चों के अंदर डेवलप होती हैं, वो मैं अभी आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वैन हीले एक ऐसा टॉपिक है मैथ्स पेडागोजी में जिससे हमेशा सीटेट में क्वेश्चन बनता है। चाहे आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन है, गणित के कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। पहला प्रश्न है, उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर
और परिमाप 30 सेंटीमीटर है, यानी कि एक साइड क्या है 5 सेंटीमीटर है और उसका पेरीमीटर क्या है 30 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है आपका उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। माध्यक क्या होता है, मीडियन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 0 to 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। जो प्राइम नंबर्स होते हैं 0 से 8 के बीच में उनकी सूची बनाइए, ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए, यानी कि रेक्टेंगल के बारे में आपको जो भी चीज़ें आती हैं हमें बताइए, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन हैं जो टीचर क्या कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं बच्चों के सामने। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ है, यहाँ है देखिए, ए व बी बंद सिरे के प्रश्न हैं और सी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। मैंने अभी आपको बता दिया कि क्लोज एंडेड क्या होता है और ओपन एंडेड क्या होता है। अब आप इस आंसर को भी कर पाएंगे। देखिए एक कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन आपके रेडी हो जा रहे हैं। नेक्स्ट है ए बी सी बंद सिरे वाले हैं और डी मुक्त सिरे वाला है। थर्ड ऑप्शन है ए बंद सिरे वाला है और बी सी और डी मुक्त सिरे वाले हैं। और फोर्थ है ए और सी बंद सिरे वाले हैं और बी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। अब इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन 4 हो जाएगा। कैसे होगा आप देख सकते हैं, देखिए बी और डी यहाँ पर क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। कौन से, ये दोनों क्या है, ओपन एंडेड है। अब देखिए आयतों के बारे में आपको जो जानकारी है मुझे बताइए, इसका एक ही आंसर तो नहीं होगा, इसके काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आयत की, तो बच्चे बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, इसलिए क्या है ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ऐसे ही उन संख्याओं का समुच्चय याद कीजिए जिसका माध्यक 4 है। वैसे तो बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं जिनका माध्यक क्या होगा, 4 होगा, है ना। तो इसका सिर्फ एक ही आंसर तो नहीं हुआ, इसके मल्टीपल आंसर निकल सकते हैं। तो इसीलिए ये दोनों क्या है आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन है, बी और डी। लेकिन अगर ए और सी की बात करें तो यहाँ पर ये क्या है आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा है कि आयत का क्या क्षेत्रफल होगा जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। तो सीधे इसको सॉल्व करके बच्चा आंसर बता देगा। सेम इसमें भी जो अभाज्य संख्या है 0 से 8 के बीच की, बच्चे उनको बता देंगे। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे आंसर हैं एक क्वेश्चन के, तो इसीलिए ये दोनों क्या है हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जिसमें दिया है ए एंड सी आर क्लोज एंडेड एंड बी एंड डी आर ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है। सो 4th ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है, मिनिमम है, पूछा है, ठीक है। पहला है प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, दूसरा है मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना, तीसरा है मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना, और चौथा है छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। तो सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर, किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है शिक्षण अधिगम पर। तो ये तीनों तो यहाँ पर सही है फ्रेंड्स, इनका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन इसका ना बहुत ही कम प्रभाव पड़ेगा, न्यूनतम। क्योंकि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है कंप्लीट सॉल्यूशंस बच्चों को रॉन्ग आंसर्स के। जैसे बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछ लिए, बच्चे ने रॉन्ग आंसर दिया, तो बच्चे को उसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताया जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए, बच्चों से पूछना चाहिए कि आपने जो रॉन्ग आंसर निकाला है कैसे निकाला है, वो मेथड आपको बताएंगे। उसके बाद उन्हीं से आपको निकलवाना है कि आंसर क्या हो सकता है। आप बच्चों को हिंट देंगे, ना कि पूरा आंसर जो है सॉल्व करके देंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये यहाँ पर क्या है, कम प्रभावी होगा, तो इसीलिए 4th ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। बाकी सब यहाँ पर काफ़ी प्रभावी हैं फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल तो आपको ये दिख रहा है, मूल्यांकन के कारण बच्चों के आत्मविश्वास पर पड़ने वाले तरीकों की जानकारी होना, ये बिल्कुल सही है। मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन आप कर सकते हैं। जैसे आपने बच्चों का मूल्यांकन किया, असेसमेंट किया, उसके बाद आपने देखा, उसके परिणाम निकाले कि असेसमेंट करके क्या पता चला आपको कि आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो उन्हें आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। उसके आधार पर क्या करेंगे, आप आगे की टीचिंग की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता, यानी कि इन्हेंस्ड क्वालिटी ऑफ फीडबैक, ये भी यहाँ पर सही है। तो इसीलिए 4th ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन है आपका वैन हीले से पूछा हुआ। ये देख लीजिए, वैन हीलेज विजुअल थिंकिंग। अब सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, वैन हीले की जो थ्योरी है वो ज्योमेट्री की थ्योरी है, ठीक है, ज्यामिति के बारे में उन्होंने बताया था। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और यहाँ से इसका पूरा कॉन्सेप्ट भी हम अभी समझ लेंगे। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों ही है, यानी कि रोहित ने क्या रियलाइज़ किया कि स्क्वायर इज बोथ अ रोम्बस एंड अ रेक्टेंगल, ठीक है।
वह वैन हीले के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? ही इज़ एट व्हाट स्टेज ऑफ वैन हीलेज विजुअल थिंकिंग। तो चलिए एक बार वैन हीले की थ्योरी देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा है कि मानस चिंतन के कौन से चरण में है, ठीक है, कौन सी स्टेज में अभी वो है। पहला है लेवल 0 रिकॉग्निशन, यानी कि स्तर 0 आपका पहचानना। दूसरा है लेवल 1 एनालिसिस, यानी कि विश्लेषण। तीसरा है लेवल 2 रिलेशनशिप, यानी कि संबंध। और चौथा है लेवल 3 डिडक्शन, यानी कि निगमन। तो चलिए इसको एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं। वैसे मैं पहले आपको इसका आंसर बता देती हूँ फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर होगा रिलेशनशिप। देखिए ये इसी स्टेज में है। क्यों है? देखिए रोहित ने क्या अनुभव किया कि वर्ग क्या है, एक समचतुर्भुज भी है, यानी कि एक रोम्बस भी है, और क्या है, एक आयत भी है, यानी कि रेक्टेंगल भी है। ये दोनों ही चीज़ें हैं। तो वो कौन से चिंतन, अभी कौन से चरण में है वैन हीले की थ्योरी के? तो वो लेवल 2 में है अभी। अब ये जो लेवल है ना 0 से स्टार्ट होते हैं। तो सेकंड लेवल पर क्या होता है, बच्चों को रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, संबंध लगाने वो शुरू कर देता है शेप्स के बेसिस पर। तो चलिए इसको एक बार हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो वैन हीले की थ्योरी मैंने नोट्स में आपको करवाई है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। वैन हीले थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिक थॉट। सबसे पहले तो इससे रिलेटेड एक यही सिंपल क्वेश्चन बन जाता है कि इनकी थ्योरी किस चीज़ पर बेस्ड है। तो आप कहेंगे कि इस सिद्धांत में ये बताया गया है कि बच्चे ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री कैसे सीख सकते हैं। इसके लिए उन्होंने 5 स्टेजेस बताई हैं, ठीक है। चलिए अब वो 5 स्टेजेस कौन कौन सी हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। 5 स्टेजेस हैं लेकिन लेवल 4 है, ठीक है, क्योंकि लेवल ना 0 से स्टार्ट होता है। देखिए 0 लेवल है विजुअलाइजेशन, फर्स्ट लेवल है एनालिसिस, फिर है इनफॉर्मल डिडक्शन, फिर है आपका डिडक्शन, और फिर है आपका राइगर। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किस चीज़ की बात हो रही थी क्वेश्चन में? रिलेशनशिप। जैसे कि मैंने आपको आंसर बताया, बच्चा जो है वर्ग को रोम्बस और जो रेक्टेंगल है वही समझ रहा है, मतलब रिलेशनशिप है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, संबंध, शेप्स के बीच में संबंध की जानकारी उसको मिल रही है, लेकिन एग्जैक्ट जानकारी अभी उसको नहीं पता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये रिलेशनशिप आप देख रहे हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ। विजुअलाइजेशन में क्या होता है, बच्चे को शेप्स की नॉलेज हो जाती है और क्लासेज ऑफ शेप्स वो सीख जाता है। उसके बाद जब सेकेंड स्टेप में जाता है एनालिसिस में, तो एनालिसिस में क्या होता है कि बच्चा क्लासेज ऑफ शेप्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ शेप्स, शेप्स की प्रॉपर्टीज़ भी वो समझने लगता है। फिर आता है इनफॉर्मल डिडक्शन, जो कि यहाँ पर है। इनफॉर्मल डिडक्शन में क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ शेप्स तो उसको आती हैं, अब साथ में वो रिलेशनशिप भी समझने लगता है, रिलेशनशिप अमंग प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ के बीच में रिलेशनशिप उसको वो समझने लगता है। उसके बाद आता है आपका डिडक्शन। डिडक्शन में क्या होता है, रिलेशनशिप तो उसको आती है, साथ में यहाँ पर उसको डिडक्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टीज़ भी वो सीख जाता है। और अंत में आता है आपका राइगर। राइगर में क्या होता है, ये तो उसको आता ही है, जो कि ये है डिडक्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टीज़। साथ ही साथ वो यहाँ पर एनालिसिस भी करना सीख जाता है, एनालिसिस ऑफ डिडक्टिव सिस्टम। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से आपको समझना है। इससे कई बार सीटेट में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हमको मिल चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि लेवल 2 रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पर बच्चा शेप्स के बीच में जो है रिलेशन करना सीख गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? बेसिकली ये आपसे पूछा हुआ है, इजी है। द सम ऑफ एनी 2 होल नंबर्स इज अ होल नंबर। दिस प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर इज रेफर्ड टू एज, क्या कहेंगे इसको? क्या इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे, या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव है? यानी कि समवरक गुण है, क्रम विनिमयी गुण है, साहचर्य है, या वितरण का गुण है? तो देखिए ये आपका क्या है, ये है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, समवरक गुण। ध्यान रखना है कि नहीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्याओं का ये जो गुण है इसको हम क्या कहेंगे? समवरक गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नोट पूछा है। पहला है, गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। हाँ ये तो ठीक है। दूसरा है, गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। ऐसा नहीं होता है। चाहे आप मैथ्स का सब्जेक्ट उठा ले, चाहे साइंस हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, ईवीएस हो, कोई भी सब्जेक्ट है, वहाँ पर संस्कृति और संदर्भ इन दोनों की भूमिका होती है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, समाज है, उसका इम्पैक्ट पड़ता ही है। तो हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो यही वाला सही नहीं होगा फ्रेंड्स, और इसीलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए
नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। जी हाँ। नेक्स्ट है, गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता भी एक महत्वपूर्ण है। जी हाँ, मैथ्स में तो आप जानते ही हैं लॉजिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए यहाँ पर जो सही नहीं है वो है हमारा ऑप्शन 2, इसलिए ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। नंबर्स को पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है आप, तो उसके लिए कौन से कथन यहाँ पर सत्य है वो आपको बताना है। तो पहला है, संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हाँ, ये तो सही लग रहा है, आपको यहाँ ऑप्शन भी दिए हैं, ठीक है। दूसरा है, संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। तीसरा है, गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना सिखाना चाहिए। और चौथा है, संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3, ए और डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब कैसे हैं देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं संख्या का ज्ञान आप बच्चों को देना चाहते हैं, ठीक है, तो संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को तो आप प्रोत्साहित करेंगे, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग बच्चों को होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं आप एक अनुक्रम में पढ़ाएंगे, तो देखिए ये यहाँ पर सही नहीं होगा। और यहाँ पर कह रहा है गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में आप लिखना सिखाएंगे, तो ये भी यहाँ पर सही नहीं होगा। लेकिन ये वाला यहाँ पर सही होगा कि संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ए और डी यहाँ पर सही हो जाएंगे, जो कि हमको ऑप्शन 3 में दिख रहे हैं, इसलिए 3rd ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला है, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। ये तो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम हर सब्जेक्ट में यही कहते हैं कि हमारे जो रियल लाइफ के एक्सपीरियंस है वो कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाना है। यानी कि बच्चा अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो उसे रियल लाइफ के एक्सपीरियंस भी वहाँ से होने चाहिए, जो वो स्कूल के बाद अपने घर जा कर के एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना, उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना। ये तो ठीक है, अपने अपने लेवल पर ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि आप गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का एक भाग बनाएंगे, ठीक है। मेकिंग मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंसेस। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन मतलब क्या होता है, यहाँ पर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्पेशल रीजनिंग अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी कि दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है, यानी कि ये जो समझ है बच्चों के अंदर, इनमें से किस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा होगी, ये पूछा हुआ है। पहला है, एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना। दूसरा है, सुडोकू पहेली को हल करना। तीसरा है, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। चौथा है, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना। तो देखिए टेसिलेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था टेसिलेशन, है ना। तो टेसिलेशन में क्या होता है, आप जो है स्पेशल रीजनिंग बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हैं, यानी कि दिक् स्थान की समझ बच्चों के अंदर इससे पैदा होती है टेसिलेशन से। तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, देखिए जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप उनको लिखते हुए चलिएगा। जैसे ये है, बच्चों को भिन्न की संकल्पना, यानी कि आप उनको फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होगा, किस तरीके से पढ़ा सकते हैं, गिनतारा से, जियो बोर्ड से, संख्या चार्ट से, या फिर क्विजनेयर छड़ें, यानी कि क्विजनेयर रॉड्स जो होती हैं, अलग अलग शेप की रॉड होती हैं, है ना। तो ये जो क्विजनेयर रॉड होती है ना, इनसे आप बच्चों को फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा सकते हैं बहुत ही ईजीली, क्योंकि आप जानते हैं ये जो गिनतारा है, गिनतारा से क्या होता है, जिसको हम अबेकस कहते हैं। अबेकस कुछ इस तरीके से है, देखिए आपने नोट्स में देखा होगा जो मैंने बनाया है, गिनतारा यानी कि अबेकस कुछ इस तरीके से होता है। इसमें क्या होती है, गोल गोल ऐसे आपको माला के शेप की कुछ आकृतियाँ दिखेंगी, ये इधर उधर मूव करती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, बच्चा एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट सीख सकता है। तो इस तरीके से ये सारे एक एक करके ये सभी क्या है, इंस्ट्रूमेंट है मैथमेटिक्स को सीखने के। तो किस इंस्ट्रूमेंट से आप बच्चों को क्या सिखा सकते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो क्विजनेयर जो छड़े हैं, इससे आप बच्चों को क्या सिखा सकते हैं, फ्रैक्शन सिखा सकते हैं, यानी कि भिन्न के बारे में सिखा सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। मैथ्स के नेचर की बात हो रही है तो उसके लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है, गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि तर्क कौशल जहाँ पर आर्गुमेंट होता है, लॉजिक लगाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स में। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, यानी कि एक हायरार्की में होता है। जी हाँ, ये भी सही बात है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये यहाँ पर सही नहीं है। मैथ्स में तो कल्पना होती है, चाहे आप प्राइमरी लेवल पर हो चाहे आप अपर प्राइमरी की बात करें, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो बहुत ज़्यादा होता है ना। सपोज करिए यहाँ पर एक्स मान लिया, तो वहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा कल्पना होती है मैथ्स वाले सब्जेक्ट में। लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ पर हमको कल्पना की आवश्यकता नहीं है और ये प्रत्यक्ष है, तो ये हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि मैथ्स में सारी चीज़ें प्रत्यक्ष नहीं होती हैं। जैसे आपसे कह दिया, सपोज करिए यहाँ पर 400 स्टूडेंट्स की एक क्लासरूम है। अब ये तो नहीं है कि 400 स्टूडेंट्स जो है प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने बैठे हैं, ऐसा नहीं होता है। प्रत्यक्ष मतलब होता है कॉन्क्रीट चीज़ें, जो चीज़ें हमारे सामने में होती हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो होती है कॉन्क्रीट चीज़ें। और मैथ्स में कॉन्क्रीट चीज़ें नहीं होती हैं। मैथ्स में ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं जो कि अप्रत्यक्ष होती हैं, जिसमें हम बस सपोज करते हैं कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है गणित प्रत्यक्ष होता है और यहाँ पर कल्पना की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऐसा नहीं होता है। इसीलिए ये राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा है कौन सा सही नहीं है। नेक्स्ट है, गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। जी हाँ, मैथ्स में ये चीज़ होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से किस में संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। पहला है, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। दूसरा है, इस घर में 3 कमरे हैं। तीसरा है, प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। चौथा है, इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। तो बताइए, क्वेश्चन पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नंबर 3 इज यूज्ड इन ऑर्डिनल सेंस, यानी कि किस में संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। तो देखिए, क्रम सूचक भाव की बात हो रही है, ऑर्डिनल सेंस की बात हुई है, तो वो इसमें हो रही है कि मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल में रहता हूँ। ठीक है, आई लिव ऑन द 3rd फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग। तो यहाँ पर क्या हुआ है, संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में, यानी कि ऑर्डिनल सेंस में हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुद्ध कथन को पहचानिए, यानी कि जो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको चूज करनी है। तो सबसे पहला है आपके सामने, यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप भी समान हो जाएगा। यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान हो जाएगा। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ये तो आप देखकर ही पहचान रहे होंगे। राइट आंसर है कि द शेप ऑफ फिगर डिटरमाइंस द पेरीमीटर, यानी कि कोई भी आकृति है उसका आकार उसके परिमाप को निर्धारण करता है। ये यहाँ पर सही है, बाकी 3 यहाँ पर सही नहीं है, इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध कथन आपको ढूंढना था करेक्ट ऑप्शन, तो हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। शुद्ध कथन आपने बताना है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ भी पूछा हुआ है। पहला है, बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है, यानी कि जो एल्जेब्रिक का कॉन्सेप्ट है वो प्राइमरी लेवल पर भी आप बच्चों को स्टार्ट करा सकते हैं, सिखा सकते हैं। दूसरा है, भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि केवल उच्च प्राथमिक में ही देंगे, प्राथमिक में भी दे सकते हैं, है ना। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। ऋणात्मक ही क्यों, आप पॉजिटिव वाली दीजिए ना, क्योंकि प्राथमिक लेवल पर तो जो पॉजिटिव में होती हैं डिजिट्स उसके बारे में ज्ञान दिया जाता है, उसी से तो बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट है, और यहाँ पर कह रहा है कि केवल आप क्या करेंगे, ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पना देंगे, तो ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर, जी नहीं। अगर आप चाहें तो एरिया मेजरमेंट आप प्राथमिक में भी करा सकते हैं, बस कराने का तरीका आपको आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा कि बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर आप डाल सकते हैं, यानी कि द फाउंडेशन ऑफ एल्जेब्रिक थिंकिंग कैन बी लेड एट प्राइमरी लेवल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। त्रिभुज की बात हो रही है, यानी कि ट्रायंगल की बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने। सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए। दूसरा है संभ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज के बारे में बताना चाहिए। तीसरा है बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों को दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज और अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करानी चाहिए। अब देखिए, अगर आप बच्चों को ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, ट्रायंगल का शेप आपको पता है, तो आप क्या करेंगे, बच्चों के सामने सभी प्रकार के त्रिभुज आप रखेंगे। अनेक प्रकार से आप बना सकते हैं, है ना। उसके साथ साथ अन्य प्रकार की आकृतियां भी आप उनके सामने रखेंगे। जैसे आपने वर्ग बना दिया, आपने आयत बना दिया, इस तरीके से सारे प्रकार की जब आप आकृति रखेंगे तब आप बच्चों को वहाँ से बता सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन बता सकते हैं कि त्रिभुज ऐसे होते हैं। तो वहाँ से बच्चे ये समझ जाएंगे कि त्रिभुज किस तरीके से होते हैं, उनमें 3 भुजाएं होती हैं, इस तरीके का शेप होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर अन्य प्रकार की आकृतियाँ भी उनके सामने रखनी है, तभी तो वो कंपेयर कर पाएंगे कि ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज नहीं है। तो इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, जहाँ पर दिया है कि बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज और अन्य आकृतियाँ आप क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। इससे बच्चे त्रिभुज का कॉन्सेप्ट आराम से सीख जाएंगे। ठीक है, तो 4th ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैथ्स पेडागोजी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। हमने ये एक प्रीवियस ईयर का सेट लगा लिया है। आप कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हाँ, साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। आप हमारी अदर क्लासेस भी ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, वहाँ पर भी आपको समझाया जाता है डिटेल में। हिंदी पेडागोजी, EVS, CDP सारे सब्जेक्ट की चल रही है, आप देख सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स, आप हमें टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स दी जाती हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे कल इवनिंग में इसी टाइम पर अपनी CTET की नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।